हेलो बच्चों, स्वागत करता हूँ मैं मिस्टर निसार सर आपकी अपने YouTube चैनल दीक्षा क्लासेस स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नवंबर से पढ़ाई करके अपने एग्ज़ाम में 95% 90% स्कोर कैसे करें, यानी मार्क्स कैसे लाएं। आज की वीडियो पूरी इसी पे आधारित है। आज की इस वीडियो में सारे रणनीति पे बात करेंगे। आज से आपको क्या क्या करना है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक पे ध्यान रखना है, सारे बातों की चर्चा करेंगे। काफी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाले हैं, जैसा कि पूरे बोर्ड पे दिख रहा होगा लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, पूरी चीज को लिख लिए ताकि आपका समय हम कम ले सके और इन सारे टॉपिक पे बात कर सके, ताकि आप अपने एग्जाम में एकदम आसानी से 90% 95% नंबर, 80+ नंबर, यानी इस प्रकार से ला सकते हैं आप लोग नंबर। ठीक है, तो इसी पे आज का यह वीडियो है। क्लास 10th वाले, क्लास 12th वाले सभी बोर्ड के बच्चों के लिए यह वीडियो काफी महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि आप सभी बच्चे चाहते हैं कि हम अपने एग्जाम में बेहतर नंबर लाए, जिससे हमारे मम्मी पापा खुश हो और हमारा भी नाम हो, हमारे समाज में हमारा नाम चले, हमें पहचाने एक अलग तरीका से। ठीक है, कि इन्होंने बोर्ड एग्जाम में टॉप किया, इन्होंने बोर्ड एग्जाम में फर्स्ट डिवीजन लाया। इस प्रकार से आप सभी बच्चे चाहते हैं। और हम तो एक बात कहेंगे कि मम्मी पापा अक्सर अपने बच्चों को पीटने के लिए हाथ में डंडे रखते हैं। क्या चीज रखते हैं? डंडे रखते हैं। जैसे गुरुजी डंडे रखते हैं, उस प्रकार से मम्मी पापा भी अपने बच्चों को पीटने के लिए, प्यार से भी पीटने के लिए डंडे हाथ में रखते हैं। लेकिन जिस दिन रिजल्ट निकले उस दिन आपके मम्मी पापा के हाथ में ये डंडे नहीं होना चाहिए, बल्कि दोनों हाथों में, अपने सारे फैमिलियों के हाथों में उस दिन क्या दिखना चाहिए आपके लिए? तो ओनली मिठाइयाँ, ओनली केक। कहते हैं कि केक कटेगा तो सब में बटेगा, तो रिजल्ट आएगा तो सब खुशियां मनाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको तैयारी करना है। और आज की इस वीडियो में हम उन सारे टॉपिक पे बात करेंगे, किस प्रकार से आपको पढ़ना है, कितने घंटा पढ़ना है, सारे चीज पे बात करेंगे। प्लीज आप सभी बच्चे ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे। अगर आप चाहते हैं एग्जाम में बेहतर से बेहतर स्कोर करना, यानी अपने नंबर को, मार्क्स को बढ़ाना बेहतर से बेहतर, यह वीडियो आपके लिए काफी फायदेमंद वीडियो होगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है हमारे पास 3 मंथ बचा हुआ है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। ठीक है, फरवरी के पहले सप्ताह में इंटर वाले के एग्जाम चालू हो जाता है और दूसरे या तीसरे सप्ताह में क्लास 10th वाले का भी एग्जाम चालू हो जाता है। बहुत सारे बोर्ड मार्च में भी लेते हैं, तो उन सारे बच्चे भी ध्यान से देख लेंगे, क्योंकि बहुत सारे बोर्ड में ना मार्च में परीक्षा होता है, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप भी ध्यान से देखिएगा, आपको भी समझ में आ जाएगा सारे कुछ, क्योंकि आप भी समझ के चलिए हमारे पास 3 मंथ ही है तैयारी करने का। ठीक है, देखिए 3 मंथ, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। सबसे पहले जानेंगे नवंबर में हमें क्या क्या करना है, दिसंबर में क्या करना है, जनवरी में क्या करना है। ये अगर हम जान लेते हैं तो हमारा तैयारी बेहतर हो सकता है। अभी आप लोग नवंबर में क्या कीजिएगा, नवंबर को दो भागों में बांट दीजिए। नवंबर को क्या करना है, 2 भागों में बांट देना है। पहला भाग में आपका सिलेबस कंप्लीट, यानी आप किस प्रकार से अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट आपका छूटा हुआ है, कौन कौन से सब्जेक्ट अधूरा है, उन सारे सब्जेक्ट को अपने क्लास टीचर से, अपने ऑनलाइन के टीचर से, या अपने खुद सेल्फ स्टडी करके सारे सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लेना है दिसंबर तक। ठीक है, यानी सॉरी, नवंबर तक ज्यादा से ज्यादा आप ले सकते हैं। तो अगर सब्जेक्ट कंप्लीट करने में तो दिसंबर के 15 दिसंबर तक समय ले सकते हैं, इससे ज्यादा आप समय नहीं लीजिएगा प्लीज। अगर आप लेते हैं तो गलती करते हैं। तो सबसे पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना है और आपको नोट्स कंप्लीट करना है, यानी आप जो नोट बनाए हुए उस नोट को कंप्लीट कर लेना है। कब? तो नवंबर के पूरे लास्ट 30 नवंबर तक आपको यह चीज हो जाना चाहिए। आपका सिलेबस कंप्लीट, आपका नोट कंप्लीट रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद दिसंबर आता है, जनवरी आता है। देखिए दिसंबर और जनवरी में बहुत सारे बच्चे बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। घबराने की कोई जरूरत नहीं, एग्जाम का जितना कम समय आता है ना, उतने ज्यादा बच्चे घबराते हैं। पता है, एक बच्चे आज बहुत ही अच्छे सॉन्ग सुनाए हैं और वो सॉन्ग हम गाना चाहेंगे। बहुत मजा आया, उनसे बात किए तो उन्होंने बोला, तो उसके बाद हम भी इस पे बोले,
वो बच्चे बोल रहे थे कि सर 3 महीना महा एग्जाम के दिनमा एग्जाम के दिनमा हो डरे बदनामा। तो हम कहे बाबू डरे ना देव हो बदनामा, डरे ना देव हो बदनामा, टॉप कराई देव हो। तो कहे सर कैसे टॉप कराइएगा? हम कहे आज ही वीडियो आने वाला है, चिंता मत कीजिए। 1 नवंबर को वीडियो आएगा और आपको बताएंगे किस प्रकार से आपको टॉप करना है, ठीक है। तो आज बहुत बेहतरीन तरीका से वो गाए हुए थे। हमें तो ऐसा गाने नहीं आता, हम कोई गायक नहीं है, बट क्या कहते हैं सॉन्ग पहले लिखते थे बचपन में, ठीक है। तो देखिए क्या करना है आपको, नवंबर में आपको सिलेबस को कंप्लीट करना है। नोट्स आपका जो भी सब्जेक्ट का है, हिंदी में 2, सॉरी आपके लैंग्वेज में 2 आते हैं, सोशल साइंस में आपका 5 सब्जेक्ट रहता है और साइंस में 3 सब्जेक्ट रहता है क्लास 10th वाले का, और क्लास 12th वाले का तो 3 सब्जेक्ट ऐसे रहता है और एक हिंदी और एक इंग्लिश रहता है। मुस्लिम वाले बच्चे हिंदी लेते हैं और एक उर्दू रहता है, और बहुत सारे बच्चे मराठी लेते हैं, हिंदी रहता है। इस प्रकार से आपका रहता है क्लास 12th में, ठीक है। तो आप सभी को अपने पूरे 5 सब्जेक्ट को क्लास 12th वाले बच्चे अपने टोटल 5 सब्जेक्ट को एकदम से कंप्लीट करके रखेंगे, और क्लास 10th वाले का भी एग्जाम 5-6 सब्जेक्ट का होता है, लेकिन आप लोगों को पूरा टोटल 11 बुक पढ़ना रहता है, यानी 11 सब्जेक्ट पढ़ना रहता है। तो आप सभी बच्चे 11 सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लीजिए। 11 में आप 10 लीजिएगा, एक इंग्लिश को तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि बिहार बोर्ड नहीं चाहता है हम लोग इंग्लिश में बढ़िया करें, तो बेहतर ही नहीं है, लेकिन करना चाहिए। हम लोग खुद से पढ़ाई करेंगे, इंग्लिश में बेहतर नंबर लाएंगे, ठीक है। तो आपको ये चीज करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है, नोट्स को कंप्लीट कर लेना है। आपका दिसंबर महीना आया और जनवरी महीना आया। इस मंथ में आपको रिवीजन करना है प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है। रिवीजन करना है, सिर्फ रिवीजन। आप नहीं पढ़ेंगे, नहीं नया टॉपिक पढ़ेंगे, ना नहीं नया चैप्टर पढ़ेंगे। जितना पढ़ लिए उतने में ही 95% नंबर लाएंगे। याद रखिए मेरी बातों को, जितना पढ़ लिए उतने में 95% नंबर लाएंगे। पता है बहुत सारे बच्चे कहेंगे आप तो 2 महीना बाद इसको याद कर लेते ना, सर जी ये क्वेश्चन पूछेगा, हाँ सर जी बोल दिए, यानी ऐसे बोल दिए सर जी यह क्वेश्चन पूछेगा, तो वो नया टॉपिक हमारे लिए उसको याद करने लगते हैं। 1-2 ऐसे टॉपिक होते हैं जो सर लोग भी बताते हैं, एग्जाम के बहुत ही कम समय रहता है ताकि बच्चे भूले ना, तो ऐसे टॉपिक को पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पे बहुत सारे बच्चे, आप लोग तो बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन ही तैयारी करते हैं, तो ऑनलाइन में ना काफी ज्यादा बहुत सारे टीचर है जो एज अ थंबल पे कुछ डाल देते हैं और जाते हैं बच्चे तो परेशान हो जाते हैं उस क्लास से, और मजबूरन उस क्लास में कर भी लेते हैं, क्योंकि सोचते हैं कि अगर नहीं करेंगे तो कुछ हो जाएगा एग्जाम में। तो उस पे आप लोगों को ध्यान नहीं देना है। आपको क्या करना है, दिसंबर में, जनवरी में वनली रिवीजन करना है, सिर्फ रिवीजन करना है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मैथ में आप सभी बच्चे मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लास्ट 5 ईयर 5 साल के क्वेश्चनों को पूरी तरह, यानी बीते 5 साल में जो भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड पूछे थे या यूपी बोर्ड या दिल्ली बोर्ड पूछे थे, जो भी बोर्ड में आप पढ़ते हैं उस बोर्ड के क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 5 साल, बीते 5 साल के, ऐसे 7 साल के कीजिएगा बेहतर रहेगा। 5 साल सभी कहते हैं इसलिए हम भी बता रहे, 5 साल के क्वेश्चन को, मैथ के क्वेश्चन को तो खास करके एकदम रट्टा मार जाना है। पता है आपको मैथ पढ़ने में, मैं अपना बात बताऊं, मैथ पढ़ने में बहुत बेहतर हूँ, मैथ पढ़ने में बहुत बेहतर हूँ। मैथ पढ़ने के लिए मैंने क्या किया था वो अपना स्टोरी कभी बताऊंगा तो बताएंगे। तो मैथ में बहुत बेहतर हूँ, लेकिन मैथ में ही हमारे एग्जाम में सबसे कम नंबर आया। तो आप लोगों को मैथ में, देखिए मैथ को एज हम ना क्या कहते हैं, एकदम आसान समझ लेते हो वो भी गलती करते हो, और एकदम भारी भी समझते हो वो भी गलती करते हैं। मैथ को आपको हमेशा रिविजन की जरूरत होता है, खास करके मैथ के। तो आपको मैथ के प्रीवियस ईयर 5 साल के क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सोशल साइंस सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है और देखना है किस प्रकार से बनता है, किस प्रकार से हमारे बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन को घुमाकर पूछा जाता है, आपके माइंड को किस प्रकार से उन, यानी क्वेश्चन बनाने वाले आपके माइंड को किस प्रकार से हैक करते हैं और किस प्रकार से क्वेश्चन डालते हैं, और आप लोग कंफ्यूज होते हैं। तो आपको क्या करना है, देखिए एक ही बात, एक ही फंडा समझ लीजिए। फंडा यही है, दिसंबर जनवरी में आपको रिवीजन करना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को याद करना है, या आप किसी भी तरह से याद कीजिए।
प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन को याद करना पड़ेगा। याद करने का मतलब ये नहीं हुआ कि रट्टा मारना, बस आप समझ जाइए ना इस क्वेश्चन का इस प्रकार से आंसर होगा। बहुत सारे बच्चे रट्टा मारते, तो रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ आप समझिए इस क्वेश्चन का आंसर किस प्रकार से होगा और उस क्वेश्चन को याद रखिए, अपने माइंड में याद रखिए कि इस प्रकार से हम लिखेंगे तो आ सकते हैं। सबसे आसान तरीका बताए, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन पढ़ेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, अभी जस्ट बात करने वाले कितने घंटे आपको पढ़ाई करना है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है और ऑब्जेक्टिव प्रश्न को कैसे हैंडल करना है, ठीक है, इस पे बात करेंगे। लेकिन बता देते हैं, जैसे मान लीजिए कोई सब्जेक्टिव प्रश्न याद किए, 10 नंबर का क्वेश्चन है या 6 नंबर का क्वेश्चन है या 7 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 5 नंबर 4 नंबर 7 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो उसको हम क्या करते हैं, याद करते हैं और बकने लगते हैं। तो बकी और बकने के साथ पता है, अगर 2 से 4 बार उस क्वेश्चन को आप अच्छे तरह से कॉपी में क्या कहते हैं बिना देखे लिखते हैं ना, तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाता है। वह क्वेश्चन आप कभी भी नहीं भूल सकते। जैसे मम्मी बता देते हैं हमें कि दायां हाथ से खाना खाया जाता है और हम 1 बार खाते हैं, 2 बार खाते हैं, 3 बार खाते हैं, उसके बाद हमें आदत पड़ जाता है दायां हाथ से ही खाना खाने का। उस प्रकार से अगर आप लोग लिखते हैं तो उस क्वेश्चन को कभी भी भूल नहीं सकते। तो आपको दिसंबर में, जनवरी में सिर्फ ये क्या करना है, रिवीजन करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना है, मॉडल पेपर की तैयारी करना है। मॉडल पेपर की तैयारी कराया जाएगा इसी चैनल पे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तैयारी कराया ही जा रहा है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वीडियो भी बहुत ही जल्द आएगा, ठीक है। सारे वीडियो आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए, और जितने भी अदर बोर्ड के हैं उनके लिए भी रहेगा। क्लास 10th और 12th के आप देख सकते हैं क्योंकि सेम ही रहता है, ठीक है। तो रिवीजन आप कर सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के। उसके बाद 24 घंटा यहां पे लिखिए, आपके पास दिन और रात मिलकर यानी एक दिन में आपके पास मिलता है टोटल के टोटल 24 घंटा। सर 24 घंटा को कैसे मैनेज करें? 24 घंटा को मैनेज करना है या आपको 12 घंटा पढ़ना है या 10 घंटा पढ़ना है या 24 घंटा को मैनेज कर हम किस प्रकार से पढ़ ले, उन सारे टॉपिक पे हमारे इस चैनल पे वीडियो अपलोड है, प्ले लिस्ट बना हुआ है मंडे स्पेशल, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। आज हम इस पे बात करेंगे, थोड़ा सा पर्सनली बात करेंगे। देखिए आपको क्या करना है, 24 घंटा में ना आपको 6 घंटा सेल्फ स्टडी करना है। अगर आप कोचिंग संस्थान पढ़ते हैं तो 6 घंटा आपको सेल्फ स्टडी करना है। 6 घंटा सेल्फ स्टडी में आप जिस प्रकार से अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं, जैसे मैनेज करने का टाइम बता दूं, अगर 6 घंटा को आप 3 पार्ट में बांट दीजिए, बस 3 पार्ट में बांटिए ना, 3 पार्ट में। कितने पार्ट में बांट दीजिए? 3 पार्ट में बांट दीजिए। 2 घंटा सुबह पढ़ लीजिए, 2 घंटा दोपहर को पढ़ लीजिए और 2 घंटा आप क्या कीजिए, रात को पढ़ लीजिए, ठीक है। इतना कर सकते हैं एकदम सेल्फ स्टडी वाले बच्चे, और बाकी समय में आप अपने कोचिंग का होमवर्क बना लीजिए, जो भी चीज़ है आप कर सकते हैं। 8 घंटे जो बच्चे सिर्फ सेल्फ स्टडी करते हैं, न किसी कोचिंग संस्थान में पढ़ते हैं, ऑनलाइन पढ़ते हैं, उनके लिए बता दूं, देखिए ऑनलाइन पढ़ाई करना आपको है, ठीक है। यहाँ पर भी आपको ऑनलाइन पढ़ाई करना है, आपको अपने कोचिंग संस्थान में जाना है, लेकिन क्या सिर्फ आपके लिए बता रहा हूं कि आपको कितना घंटा पढ़ना है। ऑनलाइन पढ़ाई करने के अलावा अपने टीचर के यानी अपने कोचिंग संस्थान से पढ़ के आने के अलावा आपको 6 घंटा पढ़ना पड़ेगा, आपको 8 घंटा पढ़ना पड़ेगा। 8 घंटा पढ़ेंगे कैसे सर? 8 घंटा के आप अपने हिसाब से मैनेज कीजिए, किस हिसाब से आप अपने पूरे एक रणनीति बना लीजिए, टाइम टेबल बना लीजिए कि इतने बजे से इतने बजे ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे, इस सब्जेक्ट में कमजोर है थोड़ा सा, इस सब्जेक्ट में ज्यादा ध्यान देंगे, थोड़ा सा इस सब्जेक्ट को बेहतरीन करेंगे। यानी इस प्रकार से आप लोग अपने सब्जेक्ट को बेहतर कर सकते हैं और बेहतरीन तरीका से पढ़ सकते हैं। सब्जेक्टिव पे सबसे ज्यादा अभी आप लोग सब्जेक्टिव पे 40% फोकस कीजिए, और ऑब्जेक्टिव पे हमेशा की तरह हम बताते हैं 60% आपका हमेशा ऑब्जेक्टिव पे फोकस रहना चाहिए। ऑब्जेक्टिव पे फोकस कीजिए, डेली का कोशिश कीजिए एक सब्जेक्ट से कम सब्जेक्टिव क्वेश्चन 3 याद करें, कम से कम 3 याद करें, 3 से 4 याद कर सकते, ठीक है, ज्यादा याद भी नहीं करना। एक सब्जेक्ट से यानी एक विषय उठाइए तो उसमें से 3 ऐसे क्वेश्चन निकालिए जो बार बार एग्जाम में पूछे गए, ऐसे क्वेश्चन है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, टीचर बताए इस क्वेश्चन को याद कीजिए, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन को हमें याद करना है। सब्जेक्टिव 3 क्वेश्चन को एवरीडे याद करना है, कोशिश करना है याद हो जाए, ना याद हो 3 क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से पढ़ेंगे, अपने माइंड में बैठाएंगे, याद नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है। और ऑब्जेक्टिव पे हमेशा की तरफ फोकस करना है। अब क्योंकि एग्जाम में बिहार बोर्ड के बच्चों को एग्जाम में 50% ऑब्जेक्टिव कर दिया, अगर आप ऑब्जेक्टिव को ध्यान से पढ़ते हैं और अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ध्यान से याद रखते हैं तो आप एग्जाम में जब जाइएगा ना तो 2 नंबर वाले क्वेश्चन
एकदम इजी हो जाएगा आपके लिए। ऑब्जेक्टिव से ही 2 नंबर वाले क्वेश्चन, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो उस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव पे 60% हमेशा आपको फोकस देना है। किस प्रकार से फोकस देना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, आप एक रणनीति बना लीजिए। सोते वक्त 1 घंटा पढ़ेंगे और जब जागेंगे तब उस समय 1 घंटा सबसे पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद 1 घंटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करेंगे। बस 2 घंटा क्या करना है, देखिए हम आपको यहाँ पे बताया कि अगर ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ना है तो जिस टाइम हम सोने जाते हैं ना उस टाइम 1 घंटा नहीं तो आधा घंटा, 1 घंटा ज्यादा हो जाता है, आधा घंटा पढ़िए। आधा घंटा में जो सब्जेक्ट आप कवर कर सकते हैं उस सारे सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव को पढ़िए, बेहतरीन तरीका से याद करने की कोशिश कीजिए। आधा घंटा 1 घंटा बहुत हो गया, इससे ज्यादा नहीं कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जब भी उठिए सुबह के आपका टाइम होना चाहिए, किस टाइम को हम उठे और किस टाइम को हम पढ़ाई पे बैठे। जब भी पढ़ाई करने के लिए सुबह के टाइम में बैठिए, तो सुबह के टाइम में बैठिए तो उस समय क्या है, अभी आप लोगों को थोड़ा सा ना सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर ध्यान देना है। इसलिए सबसे पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चन को थोड़ा सा याद कर लेंगे, पढ़ लेंगे, ध्यान में रख लेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद ही कुछ कार्य करेंगे। जैसे कोचिंग में जाना होगा तो उसके बाद ही जाएंगे, ठीक है। पहले क्या करेंगे, सब्जेक्टिव पढ़ेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, कभी भी आप लोग 2 कार्य नहीं कीजिएगा। अभी तो ध्यान रखने वाले बात पे करेंगे ही बात, लेकिन 2 कार्य आपको क्या नहीं करना है। रात में आपको जब भी रात हो तो उस समय आप लोग है ना मैथ के क्वेश्चन को नहीं छूइएगा। 9 बजे के बाद मैथ के क्वेश्चन को नहीं छूइएगा और सुबह आप 6 बजे के बाद ही मैथ के क्वेश्चन को छूइएगा, यानी मैथ के क्वेश्चन को बनाइएगा। इससे पहले आपको मैथ के क्वेश्चन को ध्यान थोड़ा सा भी बनाना ही नहीं है, ठीक है। क्लास 12 वाले हैं उन सारे बच्चे और जो भी आपका टफ विषय लगे उस सब्जेक्ट को आप लोग 2 टाइम में नहीं छूइएगा, ठीक है। 2 टाइम में छूना आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। और ध्यान रखने योग्य बात क्या है, ध्यान रखना है आपको मेरे प्यारे बच्चों, टाइम टेबल आपको खुद से मैनेज करना पड़ेगा। किस प्रकार से हम 24 घंटा को मैनेज करें, किस प्रकार से हम सेल्फ स्टडी 6 से 8 घंटे लगातार करें, ताकि हम अपने एग्जाम में बेहतर से बेहतर नंबर ला सके। क्योंकि हमारे जो मम्मी पापा है, जो सपने देखे, उन सपनों को भी पूरा करना है। और क्या आप अपने मम्मी पापा के सपने के लिए पढ़ते हैं? क्या आप पढ़ते हैं तो आपके मम्मी पापा को फायदा होता है? मम्मी पापा तो जो सिर्फ खुश होते हैं, मम्मी पापा को तो सिर्फ सर ऊंचे होते हैं, लेकिन आप खुद के लिए पढ़ते हैं। क्या आप किसके लिए पढ़ते हैं, ये बात बताइए ना, सच बोल रहा हूं। हम आपसे जानना चाहते हैं आप किसके लिए पढ़ते हैं। आप अपने लिए पढ़ते हैं। आप पढ़िएगा आप डॉक्टर बनिएगा, आप पढ़िएगा आप इंजीनियर बनिएगा, आप पढ़िएगा आप टीचर बनिएगा, आप पढ़िएगा आप आईएएस ऑफिसर बनिएगा, आप पढ़िएगा आप आईपीएस ऑफिसर बनिएगा, कोई और नहीं बनेगा। आप किसके लिए पढ़ रहे हैं? आप खुद के लिए पढ़ रहे हैं। आप अपने जीवन को बेहतर करने के लिए खुद पढ़ रहे हैं। आप पढ़िएगा तो आप किसी बड़े इंसान के साथ बैठकर बात कर सकते हैं। आप पढ़िएगा तो कहीं और विदेश जाकर घूमने का मौका आपको मिलेगा, न कि आपके मम्मी पापा को मिलेगा। लेकिन हाँ, याद रखिएगा कभी भी मेरे प्यारे बच्चों, अपने मम्मी पापा को कभी भी भूलिएगा नहीं। जहां पर भी रहिएगा अपने पढ़ाई के साथ उन मम्मी पापा को जरूर याद कीजिएगा, जो आपके लिए इतने लहू बहाते हैं, खून बहाते हैं, पसीने बहाते हैं और आपके लिए यानी बेहतर से बेहतर आपको शिक्षा प्रदान करते हैं। वहाँ उनसे जहाँ तक हो पाता है वो अपना शिक्षा प्रदान करते हैं। तो इस बात को कभी भी मत भूलिएगा। आप पढ़ रहे हैं अपने लिए, ठीक है, लेकिन मम्मी पापा के साथ रहकर पढ़ना है, मम्मी पापा के साथ रहकर इस जीवन में आगे बढ़ना है, बहुत मजा आएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, दोपहर में नहीं क्या, देखिए नहीं क्या यहाँ पे आपको लिखे बहुत सारे, खास करके यह गुण लड़की में पाया जाता है। दोपहर जैसे ही 12 बजेगा ना, 12 से 1 और 1 से 2 घंटा बहुत सारे बच्चे है ना सो जाते हैं। बहुत सारे बच्चे सोते हैं या आराम करते हैं। इस समय आपको कभी भी अब आराम नहीं करना है। 3 मंथ बचा हुआ है, एग्जाम के बाद फिर कीजिएगा, अच्छा है, ठीक है। लेकिन 3 मंथ आपको नहीं करना है। 3 मंथ क्यों नहीं करना बता दूं, क्योंकि देखिए आप एग्जाम देने जाते हैं तो आप कब जाते हैं, या तो आपका एग्जाम फर्स्ट सिटिंग में भी होगा तो 12 बजे तक होगा, ठीक है, 12:30 तक होता है, 12:15 तक ऐसे ही एग्जाम होता है। उसके बाद सेकेंड सिटिंग में भी जाइएगा तो आपका एग्जाम 1 बजे से चालू होता है। तो अगर आप इस दोनों समय में सोते हैं, यानी दोपहर में सोते हैं, तो जब आप एग्जाम हॉल में बैठिएगा तो उस समय आप क्या आपके दिमाग में क्या चलेगा, नींद चलेगा कि नींद आ रहा है। और हो सकता है कि नींद आ जाए और आप एग्जाम हॉल में ही सो जाइए, तो लिखिएगा क्या, कुछ लिख पाइएगा नहीं ना लिख पाइएगा। तो प्लीज इस
टाइम को अब आप लोग सोने में नहीं गुजारिए। क्लास 10th वाले जितने भी बच्चे हैं, इस टाइम में आपका सबसे बेहतरीन रहेगा मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करना, साइंस के न्यूमेरिकल को सॉल्व करना, साइंस के वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना जो 5 नंबर में पूछे जाते हैं, 10 नंबर में पूछे जाते हैं, और वो क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो तो और भी बेहतर है। तो आप लोग 12 से 2 बजे जो भी बच्चे सोते हैं या कुछ भी करते हैं, तो इस टाइम को आप लोग कुछ नहीं कीजिए, 12 से 2 एकदम रणनीति बना लीजिए कि 12 से 2 हमें मैथ पढ़ना है, हमें साइंस के इस सूत्र को सॉल्व करना है, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, इस क्या कहते हैं इसको सिद्ध करना है। इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, तो आप उसे सिद्ध कर सकते हैं। क्लास 12th वाले भी आप इस वर्क यानी इस टाइम में आप नहीं छोड़िए। आपका जो सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट में आपको लगते हैं कि इस सब्जेक्ट में बहुत कमजोर है, तो बस जिस सब्जेक्ट में कमजोर रहते हैं ना, जो सब्जेक्ट आपको परेशान करते हैं, तो आप है ना उनसे उसको परेशान करने के लिए आपका लिए बेहतर समय यही है कि इस टाइम में आप भी परेशान नहीं होंगे। जैसे मान लीजिए आपको मैथ परेशान करता है, तो मैथ परेशान करता है और नींद भी परेशान करता है, तो अब जब आप मैथ बनाइएगा ना, तो इस टाइम नींद नहीं आएगा। इस समय ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कीजिएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कीजिएगा, यूट्यूब पे वीडियो देखिएगा, तो आपको नींद आएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या करना है, दोपहर में 12 से 2 बजे आपको बेहतरीन तरीका से बैठकर साइंस के सवालों को, मैथ के सवालों को सॉल्व करना है और बेहतर से बेहतर नंबर आपके एग्जाम में लाने की कोशिश करना है। तो इसके लिए आपको यह करना पड़ेगा, सोना नहीं है, 2 बजे उठिए, पढ़कर उसके बाद 2 बजे से कुछ फ्रेश व्रेश होइए, तो लंच कीजिए और अपने तैयारी को बेहतर कीजिए। उसके बाद फिर रेस्ट कीजिए, उसके बाद फिर पढ़िए। यह देखिए टाइम टेबल, क्या बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर आप टाइम टेबल क्यों नहीं बता रहे। टाइम टेबल अब हम लोग बताएंगे तो आप लोग नहीं कर सकते हैं। अब आपको यह ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमें किस टाइम में पढ़ना है, किस टाइम में कौन से काम करना है, क्योंकि एग्जाम का बहुत कम समय बचा है और आप खुद जानते हैं कि हम किस टाइम में फ्री रहते हैं, किस टाइम में हमारे लिए जरूरी है पढ़ना, कौन से टाइम में हम बिजी रहते हैं कहीं पे अपने मम्मी के पापा के काम में या कहीं पे बिजी रहते हैं। तो आपको इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यह चीज करना है। तीसरे नंबर पर लिखिए सेहत का ख्याल। सेहत का ख्याल सबसे जरूरी टॉपिक है। अगर आपका सेहत बढ़िया नहीं रहेगा तो आप एग्जाम में कुछ नहीं कर सकते, कितना भी याद रहे और कुछ नहीं कर सकते। एक उदाहरण बताता हूं, मैं जब ITI एग्जाम देने गए थे मुजफ्फरपुर में ITI के एग्जाम देने गया था, मेरा तबीयत बहुत बेहतर था, लेकिन थोड़ा सा सर दर्द कर रहा था। और पता है जब एग्जाम हॉल में गए, तो एग्जाम हॉल में गए ना, तो वहां पे तो एक ऐसे जगह पे बैठे हुए थे, इतने बड़े कॉलेज में बैठे हुए थे, और उस कॉलेज में जिस रूम में बैठे हुए थे, उस रूम में सबसे छोटे कद में हम और सबसे कम उम्र के बच्चे में हम ही थे। यह देखकर और ये जो माथा दर्द कर रहा था, इसको देखकर दोनों बहुत हाई हो गया, और इतने ज्यादा हाई हो गया कि बुखार तक लग गया, और उस कॉलेज में बुखार लग गया। और जब क्वेश्चन आया तो पता है क्या कि हम क्वेश्चन यानी 50 से 60 70 80 क्वेश्चन सॉल्व किए, 150 क्वेश्चन रहता। उसके बाद मैं सो गया तो फिर कोई बच्चे उठा दिए, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कर 150 क्वेश्चन को सॉल्व कर आए, लेकिन आए। ठीक है, तो यह कार्य आप लोग नहीं कीजिएगा, बहुत घातक साबित हुआ। इसलिए ITI एग्जाम में जो ऐसे एग्जाम होता है उसमें मैंने 786 रैंक लाया था, लेकिन पता नहीं 786 रैंक लाने से एडमिशन हो पाता या नहीं हो पाता, यह भी हम जानकारी नहीं लिए, लेकिन हमारा गलती था। तो आप लोग प्लीज यह गलती नहीं कीजिएगा। सेहत का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका सेहत बेहतर रहेगा तभी आप एग्जाम में कुछ कर सकते हैं। अगर सेहत बेहतर नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं कर सकते। तो अपने सेहत को ध्यान रखना। फौरन कुछ हो तो मेडिसिन लीजिए, अपने मम्मी से पूछिए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, किसी बेहतर टीचर से भी पूछ सकते हैं, किसी बेहतर डॉक्टर के वीडियो देख लीजिए, उसके घरेलू उपाय कर लीजिए, लेकिन अपने सेहत को बेहतर रखना है। इस 3 मंथ में ऐसे कार्य कीजिए जिससे आपका सेहत कोई हानि भी ना हो। ठीक है, उस कार्य को कीजिए और अपने सेहत को बेहतर रखें। बहुत सारे बच्चों के लिए एक टॉपिक, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ पर लिखा हो, फोन यूज यानी फोन को हम कैसे यूज करें, क्या फोन को यूज करना छोड़ दे या क्या करें। फोन के यूज करने के लिए हम मना नहीं कर सकते, क्योंकि आप भी अभी क्या करते हैं, ऑनलाइन ही पढ़ाई करते हैं। बहुत सारे बच्चे ऑफलाइन भी करते हैं, फिर भी ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं। तो फोन यूज करना छोड़ दीजिएगा, तो ये एक उपाय नहीं है।
यह एक उपाय नहीं कि अगर फोन छोड़ देते हैं तो आप एग्जाम में बेहतर नंबर ला सकते हैं। इसके लिए आप करना पड़ेगा 2 वर्क। देखिए एक बहुत ही बेहतरीन लिखा हूं आपको समझने के लिए, अगर आप समझ गए तो बेहतर है, नहीं समझे ना तो आपके यानी आप समझने की कोशिश कीजिए, समझ जाइएगा। 2 लिखा हो फोन यूज में, आपके लिए 2 टॉपिक लिखा हो। फोन यूज कब करना है, ठीक है। फोन यूज पे बहुत सारे टीचर बोलते हैं, सब बोलते हैं कि फोन यूज नहीं करना चाहिए, ज्यादा फोन यूज करने से पढ़ाई में मन नहीं लगता है। व्हाट्सएप के रील, व्हाट्सएप के स्टेटस, इंस्टाग्राम के रील, फेसबुक के रील देखने में, टिकटॉक तो सॉरी बंद है, जो भी ये छोटे छोटे प्लेटफॉर्म है उन सारे पे हम वीडियो देखते रहते हैं, यूट्यूब पे वीडियो देखते रहते हैं फालतू का वीडियो सब, तो उन सारे पे हम कैसे प्रतिबंध लगाए। प्रतिबंध लगाने और आपका समय बचाने का 2 ही उपाय है, एक जरूरी और एक मजबूरी। क्या आपके लिए फोन चलाना जरूरी है? क्या आपके लिए फोन चलाना जरूरी है? हम यह पूछना चाहते हैं, बताइए तो जरा कमेंट में। हम बोल देते 99% बच्चा इसका आंसर गलत बताएंगे। जी हाँ, फोन चलाना आपके लिए जरूरी नहीं है। अगर आपके लिए फोन चलाना मजबूरी है तो चलाइए। जैसे फोन चलाना मजबूरी कब हुआ? फोन चलाना मजबूरी है, मेरे क्लास लेना है, क्लास लेना हमारी मजबूरी है, फोन चलाएंगे, ठीक है। मम्मी से बात करना मजबूरी है, बात करेंगे। जरूरी है इंस्टाग्राम का रील देखना? नहीं ना जरूरी है, मजबूरी नहीं है। मजबूरी में रील्स को नहीं ले सकते। आप बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर मजबूरी है इंस्टाग्राम का रील देखना, नहीं देखेंगे तो मजा नहीं आएगा। ऐसा बात नहीं है। तो आपका यानी आपको सोचना है कि कौन कार्य यानी मोबाइल में कौन से ऐसे कार्य है, जैसे बहुत सारे बच्चे के पास पीडीएफ रहता है, तो पीडीएफ के लिए आप मोबाइल को खोलिएगा। मोबाइल के खोलिएगा तो क्या वहां पे जरूरी है या मजबूरी है? भाई हमें पढ़ाई करना है, हमें जीवन में आगे बढ़ना है, तो यह हमारे लिए मजबूरी हो गया ना। आदमी 2 ही स्थिति में कार्य करता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी को यह बात समझ में आएगा, ठीक है। जिसको समझ में आ जाएगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा यस सर समझ गए। क्या लिखना है? मजबूरी। आपको अगर एग्जाम पास करना तो हमारे लिए ये तो एग्जाम पास करना मजबूरी है ना, क्योंकि अगर हम एग्जाम पास नहीं करते हैं, मजबूरी हमारे लिए, इसको हम एग्जाम को मजबूरी नहीं बनाते हैं तो हम एग्जाम कभी भी पास कर पाए। अब कहेंगे अरे एग्जाम पास करना जरूरी है, अच्छा इस साल नहीं कि अगले साल कर लेंगे, जरूरी है। अगले साल भी तो जरूरी है ना, अगले साल भी एग्जाम पास कर सकते हैं ना। उस साल नहीं करेंगे, अगले साल कर लेंगे। दोस्त से बात अभी नहीं हुआ, बाद में कर लेंगे, यह जरूरी है। दोस्त से बात करना मजबूरी है, क्योंकि अगर नहीं बात करते हैं तो दोस्त हमसे नाराज हो जाएंगे। या जो कार्य है हमारा, जैसे दोस्त से नोट लेना है, कॉपी का नोट लेना है, अगर अभी हम फोन नहीं करेंगे तो दोस्त हमारे पास नोट नहीं देंगे अभी, तो हम अपने एग्जाम में नहीं लिख सकते हैं, तो यह हमारे लिए क्या मजबूरी है, तो दोस्त को फोन करेंगे। जरूरी क्या है? जरूरी ऐसा कोई शब्द नहीं है। जरूरी वाले कार्य को अभी नहीं कीजिए 3 मंथ, मजबूरी वाले का काम कीजिए। फोन पे, इसको फोन पे यूज कीजिए। फोन पे आप लोग फोन चलाते हैं ना, हम भी चलाते हैं। हमारा मजबूरी है क्लास देना, क्योंकि हमारा एक लक्ष्य है कि लाखों बच्चों के दिल में राज करना, ठीक है। इस YouTube के माध्यम से फेमस होना हमारा एक लक्ष्य है। हम अपने फैमिली को एक अच्छे स्थान पे ले जाऊं, यह मेरा लक्ष्य है। आपका लक्ष्य क्या है? आपका मजबूरी है कि अपने माँ बाप को सपना पूरा करना, क्योंकि आपके माँ बाप चाहते हैं, आपके मम्मी पापा चाहते हैं। एज अ फ्रेंड मानिए, ठीक है, तब समझ में आएगा ज्यादा। बड़े टीचर मानिएगा कुछ नहीं समझ में आएगा, एज अ फ्रेंड समझिए। मान लीजिए हमारे मम्मी पापा हमसे क्या चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं। हमारे मम्मी पापा यही नहीं चाहते। मम्मी पापा क्यों पढ़ाते हैं कि हमारे बेटा पढ़ेंगे, लिखेंगे, बेहतर बनेंगे, नाम कमाएंगे। पता है जब नाम कमाते हैं ना तो मम्मी पापा भी हमारा बात मानते हैं। अगर हम पढ़ाई में बेहतर कर ले और मम्मी पापा को कहें मम्मी हमें इससे शादी करना है, मम्मी कुछ नहीं बोलेंगे। मम्मी कहे ठीक है कर ले, वही नहीं पढ़े रहेंगे। मम्मी पापा क्यों कितनों कहिए ना, नहीं मानने वाला है। तो एज अ फ्रेंड समझिए, पढ़ाई हमारे लिए जरूरी अभी 3 मंथ नहीं है, हमारे लिए पढ़ाई मजबूरी है, क्योंकि हम पढ़ेंगे तभी हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। क्लास 10th में है तो क्लास 12th में जाना हमारा मजबूरी है,
तब हम पढ़ेंगे तो क्लास 12th में जा सकते हैं। क्लास 12th में है तो हमारा पढ़ना जरूरी है, यानी सॉरी मजबूरी है, ताकि हम अगले क्लास में जा सके और जल्दी से जल्दी हम अपने मम्मी पापा का सपना पूरा कर सके। तो हमारे लिए क्लास करना अगर मजबूरी है, यानी मोबाइल चलाना अगर मजबूरी है, तो उस टाइम मोबाइल खोलेंगे। अगर जरूरी है तो कहेंगे अरे जरूरी है, किसी भी समय हो जाएगा, नहीं खोलेंगे मोबाइल को, उतना नहीं चलाएंगे। तो क्या करना है, मजबूरी के टाइम में मोबाइल को चलाना है, जरूरी के टाइम में मोबाइल को नहीं छूना है। अगला लिखे, इसी में लिख दिए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे हम काफी ज्यादा फोकस करते हैं, हमेशा से फोकस करते हैं और आगे भी ऐसे ही करेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों अगर आप सॉल्व करते हैं ना, देखते हैं क्वेश्चन को, याद करते हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको यह आइडिया लग जाता है कि एग्जाम में किस प्रकार से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, किस प्रकार से उसका आंसर देना है, यह जानकारी हो जाता है और आप उसी प्रकार से आंसर देना, आंसर लिखना चालू करते हैं। तो अब आप क्या करते हैं, एग्जाम में बेहतर से बेहतर नंबर लाते हैं और एग्जाम में टॉप आते हैं। बस छोटा सा वीडियो था, आपको जानकारी दिए कि प्लीज आप सभी बच्चे अब से एकदम तैयारी कीजिए बेहतर से बेहतर, क्योंकि एग्जाम का बहुत ही कम समय, उल्टी गिनती चालू है, यानी 90 दिन बचा हुआ है और 90 दिन से कल क्या कहते हैं 89 हो जाएगा। इसी प्रकार से दिन घटते जाएंगे और एग्जाम करीब आते जाएंगे। तो आप सभी बच्चे ध्यान से तैयारी करेंगे, जो भी प्रॉब्लम हो हमारे साथ शेयर करेंगे, हम आपके हर एक प्रॉब्लम को हमेशा सॉल्व करने की कोशिश करता हूं और आगे भी करता रहूं। कर लीजिएगा, बने रहिए हमारे साथ और बेहतर से बेहतर तैयारी कीजिए और अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर लाइए, ताकि आपका भी नाम हो सके, आपके मम्मी पापा का भी नाम हो सके। और एक एज अ टीचर क्या चाहते हैं, टीचर कुछ नहीं चाहते हैं। टीचर आपसे 1 रुपया मांगते हैं, नहीं ना मांगते हैं, हम लोग नहीं लेते हैं, हम लोग कुछ नहीं चाहते, हम लोग बस आपका रिजल्ट चाहते हैं। आप लोग बेहतर कीजिए, क्योंकि दीक्षा फैमिली हमेशा चाहता है अगर दीक्षा फैमिली में आप है और आप बेहतर कीजिएगा तभी हम खुश रह सकते हैं। हमें गर्वान्वित महसूस होगा कि वाकई में हम इतने मेहनत कर बच्चों को पढ़ाए। पता है ना, अकेले चालू किए थे ना, बोले हुए थे एक दिन ना कि चले थे अकेले और लोग आते गए, काफिला बनता गया। अकेले चले थे, लोग आते गए, आप लोग आते गए, सबका प्यार मिलता गया और एक काफिला बना दिया। तो इस काफिला को कब संतुष्टि होगा दिल का, जब आप लोग टॉप कीजिएगा एग्जाम में, टॉप 10 में, टॉप 50 में, टॉप 100 में नंबर लाइएगा, बेहतर से बेहतर नंबर लाइए। और बस एग्जाम की तैयारी कीजिए, नंबर का मत सोचिए, इस बात को याद रखिएगा। लास्ट में बोलूंगा कि एग्जाम की तैयारी कीजिए और नंबर का मत सोचिए, क्योंकि एग्जामिनर नंबर देते हैं, ठीक है, और आप बेहतर लिखिएगा तो ऑटोमेटिक एग्जामिनर नंबर भी आपको देंगे। तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आशा करते हैं यह वीडियो आपको बढ़िया लगा। प्लीज बढ़िया लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करेंगे और अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को फैलाएंगे। और जाने अनजाने में अगर बोलने में कुछ गलती, गुस्ताखियां हो गई हो तो माफ करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बने रहिए हमारे साथ और अपनी तैयारी को बेहतर ऊंचाई पे ले चलिए, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारी सर्वश्रेष्ठ पहचान है। थैंक यू सो मच।